तो एक बार पुनः स्वागत है आप सभी लोगों का प्रिय साथियों। इसके पहले का सेशन आपने देखा होगा, उसी से आगे की श्रृंखला बिल्कुल ज्योग्राफी आरआरबी एनटीपीसी की हम आपके बीच लेकर के हाजिर हैं। आज हम लोग उसी श्रृंखला को बढ़ाते हैं और आगे सवालों को देखते हैं कि आयोग ने किस तरह के सवाल पूछे हैं और इनकी थोड़ी बहुत व्याख्या के साथ हम लोग इस सेशन को कवर करने वाले हैं। ये सेशन बहुत ही बेहतर होने वाला है, तो जाइएगा नहीं, रुकिए, आखिरी तक बने रहिए और अपने सवालों को कमेंट बॉक्स में करके बताना आखिरी तक कि आपने कितने सवाल इस प्रीवियस ईयर श्रृंखला के सही किए हैं और कितने अटेम्प्ट आपके गलत हो गए हैं। कित में से किस राज्य में सड़क घनत्व सबसे अधिक है, तो वो आपका दिए गए विकल्प के अनुसार केरल का सबसे अधिक सड़क घनत्व है। अब आप जानते हैं भारत में सड़क निर्माण के लिए 3 इकाइयाँ जो इसके कंट्रोल में कार्य करती हैं, उसमें एक तो नाम आता है, हम लोग बात करते हैं NHAI का, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI, जिसकी स्थापना 1988 में हुई। दूसरी बड़ी इकाई है जिसे हम लोग कहते हैं BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 7 मई 1960 को हुई। BRO जितनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सड़क बनती हैं, एक दूसरे देशों के मध्य सड़क बनती हैं, वो सब सड़कें कौन बनाती है? BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। और तीसरा आपको ध्यान होगा, तीसरी जो संस्था है उसको हम लोग कहते हैं PWD, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। इसकी स्थापना 1854 में लॉर्ड डलहौजी के काल में हुई थी। तो सड़क को कंट्रोल करने वाली यही 3 संस्थाएं हैं। सबसे बड़ी देश की जो केंद्र सरकार के अधीन है उसका नाम है NHAI, जिसकी स्थापना 1988 में हुआ, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और यही भारत में नेशनल हाईवे का निर्माण भी करती है NHAI। मैंने अभी आपको बताया कि 2 देशों के मध्य सीमा पर सड़क बनाने का काम, पहाड़ी दुर्गम क्षेत्रों पर सड़क बनाने का काम BRO करता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1960 में हुई। राज्य सरकारें अपने सड़कों को नियंत्रित करती हैं किस संस्था के द्वारा? PWD, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के द्वारा। कौन सा रेलवे स्टेशन यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में शामिल है? तो वो है आपका छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, जो कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में। लेह मनाली राजमार्ग का निर्माण और रखरखाव किस एजेंसी द्वारा किया जाता है? उम्मीद कि आप इसका बिल्कुल सही आंसर करेंगे। अभी मैंने आपको बताया कि जब एक देश 2 देशों के मध्य के सीमा का निर्माण करना हो, तो सीमा पर सड़क बनाना हो, तो ऐसे सभी सड़क के निर्माण का कार्य कौन करता है? सीमा सड़क संगठन, जिसे हम लोग BRO भी कहते हैं, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना ही 7 मई 1960 को हुई थी। 7 मई 1960। और हेडक्वार्टर कहाँ इसका? नई दिल्ली में स्थित है हेडक्वार्टर। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI की स्थापना कब हुई? तो अभी हम लोगों ने व्याख्या की इसकी, 1988 में इसकी स्थापना हुई और इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है? नई दिल्ली में। कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। और ये NHAI किसके अधीन कार्य करता है? केंद्र सरकार के अधीन कार्य करता है। कोलकाता मेट्रो रेल वाणिज्यिक सेवाओं के लिए कब खोला गया था? तो इसकी शुरुआत ही 1984 में की गई थी। और कहते हैं मित्र, देश का पहला मेट्रो जो था वो यही है। देश का पहला मेट्रो कहाँ चलाया गया? कोलकाता में दमदम से टालीगंज के मध्य, दमदम से टालीगंज के मध्य भारत का पहला मेट्रो यहीं पर संचालित किया गया। लेकिन अगर मेट्रो की बात करें कि भारत में सबसे ज़्यादा विस्तार मेट्रो का कहाँ पर हुआ है, तो सबसे ज़्यादा विस्तार या जाल मेट्रो का कहाँ देखने को मिलता है? हमें दिल्ली में देखने को मिलता है। कहाँ पर? दिल्ली में देखने को मिलता है। और दिल्ली में मेट्रो का संचालन शुरू हुआ है 2002 से। तो दिल्ली में मेट्रो संचालित कब हो रहा है? दिसंबर 2002 से। और कलकत्ता में 1984 से। ये भारत का पहला मेट्रो है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रेलवे स्टेशन है जहां प्लेटफार्मों की संख्या सबसे अधिक है? तो वह आपका हावड़ा जंक्शन है, जो कहां पर है? कोलकाता में, यानी पश्चिम बंगाल में है। हावड़ा जंक्शन
में कुल 23 प्लेटफार्म हैं और भारत का सबसे पुराना स्टेशन इसी को माना जाता है, हावड़ा जंक्शन को, जो कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। नेशनल हाईवे संख्या 44 कितने भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरता है? तो यह 12, यानी 11 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर कुल 12 राज्यों से होकर के गुजरता है और भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है, जो लेह से, यानी कह सकते हैं जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, जम्मू एंड कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक यह जाता है और कुल 11 राज्यों से होकर के गुजरता है। नेशनल हाईवे संख्या 44। भारत में पहली डबल डेकर ट्रेन सिंहगढ़ एक्सप्रेस प्रतिदिन किसके बीच चलती है? तो यह मुंबई और पुणे के मध्य चलती है। आपको यहीं पर याद में दिलाऊं कि भारत की जो पहली ट्रेन चली थी, भारत में जो पहली ट्रेन चली वह आपकी 16 अप्रैल 1853 को 16 अप्रैल 1853 को चलाई गई। मुंबई से थाणे के बीच में, मुंबई से थाणे के बीच में चलाई गई। कुल 34 किलोमीटर की दूरी थी, 34 किलोमीटर की दूरी तक यह चली थी। पहली भारत की ट्रेन लॉर्ड डलहौजी के काल में मुंबई से थाणे के बीच चलाई गई। 14 डिब्बों की ट्रेन थी। लगभग 600 यात्रियों ने इस पर सफ़र किया था, जिसमें सर्वाधिक कैदियों ने ही सफ़र किया था। राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण और रख रखाव का जिम्मेदार कौन है? अभी मैंने आपको इसकी व्याख्या बिल्कुल स्पष्ट की। केंद्र सरकार। NHAI जो है वो कंट्रोल में काम करता है किसके? केंद्र सरकार के। तो हमारे जितने नेशनल हाईवे बनते हैं उन सब के रख रखाव का जिम्मेदारी NHAI के माध्यम से केंद्र सरकार करता है। राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 2 इनमें से किन 2 स्थानों को जोड़ता है? तो वह आपका है असम के सादिया से धुबरी को। ये आपका नेशनल वाटर संख्या 2 है। बाकी नेशनल वाटर संख्या 1 जो है ये प्रयागराज से हल्दिया के मध्य है। ये भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय जलमार्ग और सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है, प्रयागराज से हल्दिया तक। का गठन 1995 में भारत के जमीनी और हवाई क्षेत्रों में नागरिक उड्डयन बुनियादी ढांचे के निर्माण, उन्नयन और रख रखाव की जिम्मेदारी के साथ किया गया था। तो वह था भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का गठन 1995 में किया गया था। पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो जबलपुर में। अभी आपको स्पष्ट होना चाहिए कि भारतीय रेलवे के कुल 18 भारतीय रेल को कुल 18 जोन में बांटा गया है और 18वां जोन जो है वो विशाखापत्तनम बना है। सबसे लेटेस्ट जो है वो है आपका विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में। यह 18वां जोन है। कुल रेल को 18 जोनों में विभाजित किया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश में 2 जोन हैं, मुंबई में भी 2 जोन हैं। इस तरह से कई राज्यों में 2-2 जोन हैं, बाकी 1-1 जोन करके भारत को कुल 18 जोनों में विभाजित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन एक नदी बंदरगाह है? तो वह है आपका कोलकाता। कोलकाता आपका एक नदी बंदरगाह है। बाकी प्रमुख भारत के बंदरगाहें हैं एन्नौर, चेन्नई और हल्दिया। एन्नौर जो है आपका यह तमिलनाडु में है, चेन्नई भी तमिलनाडु बंदरगाह है और कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। ये हुबली नदी, यहीं पर हुबली नदी के तट का बंदरगाह है, इसलिए इसे नदीय बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है कोलकाता को। 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से कौन सी भाषा भारत की 8.03% जनसंख्या द्वारा बोले जाने वाली प्रमुख भाषा है? तो वह आपकी है बंगाली। आप जानते हैं भाषा की अगर बात करें हम लोग तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा भाषा बोली जाती है कौन सी? हिंदी। सबसे ज़्यादा भाषा हिंदी बोलते हैं लोग। और हिंदी लगभग कितना प्रतिशत बोलते हैं?
6.3% लोग हिंदी बोलते हैं। दूसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा बंगाली है। तीसरी आपकी मराठी है और चौथी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा गुजराती है। उर्दू 9वीं सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा उर्दू है। तो यह भी ध्यान में रखना कि हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है, पर इस 8वीं अनुसूची में मूल 14 भाषाएं थी और वर्तमान में 22 हैं। किसी क्षेत्र को शहरी क्षेत्र घोषित करने के लिए कौन सा एक पैरामीटर नहीं है? तो वह है कि कम से कम 60% जनसंख्या गरीबी रेखा से ऊपर हो। ये पैरामीटर नहीं है, बाकी सभी सही हैं। एक स्वस्थ समाज के लिए जनसंख्या में पुरुषों और महिलाओं का वितरण क्या होना चाहिए? तो पुरुषों और महिलाओं की संख्या बराबर होना चाहिए, तब एक स्वस्थ समाज का निर्माण हो पाएगा जिसमें बिल्कुल बराबरी का दर्जा हो, किसी भी कार्य को लेकर असमानता नहीं होनी चाहिए। भारत की जनगणना की 2011 की जनगणना के अनुसार देश में सबसे कम बोले जाने वाली भाषा कौन सी है आपकी? तो सबसे कम बोले जाने वाली भाषा तमिल है। वैसे संस्कृत भी बहुत कम बोली जाती है, सबसे कम तमिल हो गई, संस्कृत। अभी मैंने कहा सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन है? हिंदी, जिसका प्रतिशत भी मैंने बताया। दूसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा बंगाली हो गई। तीसरी भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा मराठी हो गई और चौथी गुजराती हो गई। उर्दू को मैंने बताया 9वें स्थान पर उर्दू आ गई है। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान देश की आबादी का लगभग कितना प्रतिशत जनसंख्या अधिकांशतः गाँव में रहती है और कृषि से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपनी जीविका प्राप्त करती है? तो यह संख्या कुल है 85%। इसलिए कहते हैं भारत गाँव में बसता है। भारत की ज़्यादा से ज़्यादा आबादी कहाँ पर रहती है? गाँव में ही रहती है। भारत ही एक गाँव है। भारत में हिंदी सबसे व्यापक रूप से बोले जाने वाली भाषा बन गई है, जो कि जनसंख्या के कितने प्रतिशत लोगों द्वारा बोली जाती है? तीव्र गति से बढ़ रही है, जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार ज़्यादातर हिंदी भाषी राज्यों में उच्चतर जनसंख्या वृद्धि से प्रेरित हैं। तो अभी मैंने प्रतिशत बताया 43.63% लोग हिंदी बोलते हैं और भारत में बोली जाने वाली सबसे अधिक भाषा है। पूरा बहुतायत उत्तर भारत में हिंदी ही भाषा का प्रसार है। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार निम्न में से किस राज्य में बौद्ध धर्म के अनुयायियों की सबसे अधिक संख्या है? महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में बौद्धियों की संख्या सर्वाधिक पाई गई है। बहरहाल बौद्ध जो हैं वो भारत में अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार ईसाइयों की सबसे बड़ी संख्या कहाँ पाई गई है? तो यह सबसे ज़्यादा संख्या देखने को मिली है केरल में। केरल की कुल आबादी का, केरल की जितनी आबादी है उस आबादी का लगभग 18.4% केवल यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? 18.4% ईसाई हैं। आपको मैं बताऊं तो आप शायद हैरत में आए कि ईसाई जो है भारत का इस समय अब तीसरा सबसे बड़ा समुदाय बन चुका है। जहां भारत में सबसे बड़ा समुदाय हिंदू, दूसरा मुस्लिम, तीसरा ईसाई आ चुका है। आंकड़े आपको बिल्कुल चौंका देने वाले हैं कि नागालैंड में 80% ईसाइयों का निवास है, मिजोरम में 80%, मेघालय में 70%। इस तरह से पूर्वोत्तर भारत में इनकी संख्या ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि लगातार इनका अपना समूह कार्य कर रहा है धर्म परिवर्तन पर, गरीब असहायों को तोड़ रहे हैं। और मुझे तो एक पर बड़ा संदेह धीरे धीरे हो रहा है कि अगर ऐसा ही बना रहा तो जिस देश में हम लोग रह रहे हैं, जहां एक वर्ग बिल्कुल बहुसंख्यक है, कहीं ऐसा हालात रहा तो वह अल्पसंख्यक ना हो जाए। इसलिए कृपया अपनी पढ़ाई को जारी रखो, अपने कार्य को जारी रखो, अच्छा कार्य करो, मेहनत करो, ईमानदारी से रहो, लेकिन अपने समुदाय को भी बचाने का प्रयास भी आपका ही जिम्मा हो। कहीं ऐसा ना हो एक दूसरे के झगड़े में हमारे समुदाय को लोग तोड़ दें और जहां हम बिल्कुल भारी संख्या में थे वहां हम कम संख्या में हो जाएं। जहां हम लोगों को दान देते थे, कहीं ऐसा ना हो जाए कि उस देश में जहां हम शिक्षा की बात कर रहे हैं वहां हमें भिक्षा मांगना पड़े। तो बिल्कुल ध्यान में रखना। अगले सवाल पर आते हैं मित्र। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार
निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जाति, जिन्हें एससी आप कहते हैं, की जनसंख्या दर्ज नहीं की गई है? तो इनकी संख्या बिल्कुल भी दर्ज नहीं की गई है। किस राज्य में? नागालैंड में। एससी की बात अगर हम लोग करते हैं तो एससी की संख्या शून्य है। कहाँ पर? एक तो नागालैंड में एससी की संख्या शून्य है, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, यह भी ध्यान में रखना। तो एससी की संख्या नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में बिल्कुल शून्य है। लेकिन अगर वहीं बात करते हैं एससी की सर्वाधिक संख्या कहाँ पाई जाती है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा इनकी संख्या है और सबसे कम संख्या इनकी कहाँ पाई जाती है? मिजोरम में पाई जाती है। किसकी? एससी आबादी की। सबसे ज़्यादा एससी आबादी उत्तर प्रदेश में है और सबसे कम मिजोरम में है। नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में इनकी संख्या शून्य है। किसी दिए गए समय पर लिंग आयु द्वारा जनसंख्या के विभाजन को दर्शाने वाले आरेख को निम्न के रूप में जाना जाता है, तो उसे हम लोग जनसंख्या पिरामिड कहते हैं। जनसंख्या पिरामिड के रूप में जाना जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में अनुसूचित जनजाति, जिन्हें आप एसटी कहते हैं, की संख्या शून्य है? तो इनकी संख्या शून्य बताई गई है पंजाब राज्य में। एसटी की संख्या बिल्कुल शून्य है। किस राज्य में? पंजाब और हरियाणा में एसटी संख्या नहीं पाई जाती। लेकिन सर्वाधिक एसटी संख्या वाला राज्य आपका कौन सा है? मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा एसटी की संख्या पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी क्षेत्र में जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक नहीं है? तो वह आपका है व्यावसायिक संरचना। बाकी जनसंख्या में प्रभावित करने वाला कारक है मृत्यु दर, जन्म दर, प्रवासन। भाई अगर लोग ज़्यादा मरेंगे तो संख्या कम होगी, प्रभाव पड़ रहा है जनसंख्या पे। ज़्यादा जन्म लेंगे तब वृद्धि होगी, ये भी प्रभाव है। प्रवासन कहीं चले जाएंगे तो भी जनसंख्या पे असर पड़ेगा। जनसंख्या के बारे में आप जानते हैं कि भारत में जो जनसंख्या जनगणना शुरू हुई, जनसंख्या की जनगणना शुरू हुई, तो हमारे यहाँ सबसे पहले जो जनगणना शुरू हुई वो कब? 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में सबसे पहले जनगणना शुरुआत की गई। लेकिन नियमित जनगणना जो शुरू हुई वो 1881 में किसके काल में? लॉर्ड रिपन के काल में शुरू हुआ नियमित जनगणना। और कहते हैं भारत में वैसे सबसे पहले जनगणना किसने कराई थी? तो भारत में सबसे पहले मेरे मित्र जनगणना कराने वाला जो व्यक्ति है उनका नाम था हेनरी वाल्टर। इन्होंने 1830 में सबसे पहले ढाका में जनगणना कराई थी। तो इन्हें भारतीय जनगणना का जनक भी कहते हैं, हेनरी वाल्टर को। भारतीय जनगणना के अनुसार निम्न में से किस भाषा की दशकीय वृद्धि दर ऋणात्मक थी, यानी उसकी संख्या में इजाफा नहीं हुआ बल्कि घटोत्तरी हो रही है? तो वह आपकी है उर्दू। उर्दू की संख्या अब बोलने वालों की क्या हो रही है? कम होती जा रही है। जहां पहले लगभग 51.7 मिलियन के लोग उर्दू बोलते थे, वहीं घट करके यह 50.6 मिलियन के लोग ही अब उर्दू भाषा को बोल रहे हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 11 के लिए दशकीय वृद्धि दर लगभग कितने प्रतिशत है? तो यह प्रतिशत है 17.64% जनसंख्या वृद्धि दशकीय है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित किस राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वालों की संख्या सबसे अधिक है? तो वह आपका उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा आबादी इनकी पाई जाती है ग्रामीण संख्या की। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार दमन और दीव का लिंगानुपात कितना है? तो दमन दीव का लिंगानुपात है 1000 पुरुषों पर 618 महिलाएं। आप जानते हैं लिंगानुपात में अगर हम लोग बात करते हैं तो लिंगानुपात में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किस राज्य का है? केरल का है, जहां 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं हैं। वहीं पर सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य आपका कौन सा है? हरियाणा। ये तो राज्य की बात हो गई। अगर हम लोग यूटी की बात करें, यूनियन टेरिटरी, तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य जो है आपका वो है पांडिचेरी, और सबसे कम लिंगानुपात वाला यूटी जो है वो है आपका दमन एवं दीव। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्न किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात सर्वाधिक है?
तो वो केरल में। यहाँ ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में लिंगानुपात सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? केरल में ही पाया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वोच्च साक्षर राज्य भी कौन है? केरल। तो हर मामले में केरल नंबर 1 पर ही है। हमारे यहाँ मानसून भी आता है केरल में ही, सबसे पढ़े लिखे भी लोग केरल में ही हैं, कोई बीमारी भी आई तो केरल में ही, और अघतन तो कह सकते हैं कि अघतन कि विदेशी भी आए तो कहाँ पर सबसे पहले? केरल में ही आते हैं। जनसांख्यिकीय संक्रमण के रूप को निरूपित या वर्णित किया गया है। तो उसे वर्णित किया गया है समय के साथ साथ समाज की आबादी में परिवर्तन की एक प्रक्रिया के रूप में जनसांख्यिकीय संक्रमण को वर्णित किया गया है। जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? माल्थस। ये सबसे फेमस इनका थ्योरी है। माल्थस ने कहा है, इनका जो सिद्धांत था उसमें इन्होंने बताया कि मानव जनसंख्या ज्यामितीय रूप में बढ़ती है और खाद्य उत्पादन अंकगणितीय रूप में होता है। ऐसा सिद्धांत किसका था? माल्थस महोदय का। 2011 की जनगणना के निष्कर्षों के अनुसार भारत में सबसे घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो वह आपका है बिहार, सबसे घनी आबादी वाला राज्य। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य यहूदियों को धार्मिक अल्पसंख्यक के रूप में मान्यता नहीं देता है? तो वह आपका है केरल। इन्हें धार्मिक अल्पसंख्यक के रूप में मान्यता नहीं दिया है यहूदियों को। वैसे भारत में अल्पसंख्यक की अगर हम लोग बात करें तो अभी तक 6 समुदायों को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है। कितने समुदाय को? तो भारत में 6 समुदायों को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है। इसमें बात करते हैं मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध और जैन। तो यही 6 समुदाय हैं जिन्हें भारत में अल्पसंख्यक माना जाता है। मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध और जैन को। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे कम शहरीकृत राज्य है? तो हिमाचल प्रदेश। यहाँ ग्रामीण आबादी अधिक है, शहरी आबादी कम है। 2001 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे अधिक प्रवासी किस देश से आते हैं? तो बांग्लादेश से। यहाँ का मामला हमेशा चलता रहता है। बांग्लादेश, काफ़ी बांग्लादेशी यहाँ पर आ जाते हैं। और अभी हालिया रिपोर्ट में तो हमारे यहाँ 25 मार्च 1971 की डेट एक टाइमलाइन तय कर दी गई है कि इससे बाद में आने वाले किसी भी बांग्लादेशी को भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। इससे अगर आप पहले आए हो तो भारत का नागरिक आपको स्वीकार किया जाएगा, इसके बाद आए हो तो भारत का नागरिक आपको माना नहीं जाएगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार मिलियन से अधिक आबादी वाले शहरी समूह मेगा सिटी के रूप में जाने जाते हैं। तो ये कुल हैं 10 शहरों को मेगा सिटी के रूप में जानते हैं, जैसे मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली जैसे बड़े शहर जहां मिलियन में आबादी रहती है। भारत में प्रथम पशुधन गणना किसके दौरान की गई थी? तो यह गणना की गई 1919 और 1920 में की गई थी। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में निवास करता है या रहता है? तो ये आबादी कुल है 31.15% शहरी क्षेत्र में निवास करती है, बाकी सभी ग्रामीण क्षेत्र में रहती है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में आदिवासी आबादी सबसे अधिक पाई जाती है? तो वह है आपकी मध्य प्रदेश में। अभी मैंने बात किया कि एसटी की सबसे ज़्यादा संख्या कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और एससी की सर्वाधिक संख्या कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। यह तथ्य ध्यान में रखना। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी ग्रामीण जनसंख्या अनुपात लगभग क्या था? तो 31:69 के अनुपात में था। 31% लोग शहरों में रहते हैं, 69% लोग ग्रामीण में। जनगणना 2011 एक साक्षर व्यक्ति के रूप में किसके
रूप में पहचान करती है? एक साक्षर व्यक्ति को किसके रूप में पहचान करती है? तो जनगणना के अनुसार साक्षर व्यक्ति माना गया है 7 साल या इससे अधिक उम्र का व्यक्ति जो किसी भाषा में समझ के साथ पढ़ और लिख सकता हो, उसी को साक्षर माना जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा शहर दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला शहर है? तो वह आपका दिल्ली है। सबसे बड़ी आबादी वाला शहर आपका मुंबई है, जहां 12 बिलियन लोग रहते हैं। 11.something% बिलियन लोग दिल्ली में रहते हैं। निम्नलिखित में से किस दशक में भारत की जनसंख्या वृद्धि को ऋणात्मक वृद्धि दर के रूप में दर्ज किया गया था? तो वह दौर था 1911 से 1921 का, और 1921 को महान विभाजक वर्ष भी अनाउंस किया गया था। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का क्षेत्रफल न्यूनतम है? तो वह आपका है उत्तर प्रदेश, जिसका क्षेत्रफल बिल्कुल क्या है, न्यूनतम, क्योंकि यह क्षेत्रफल में चौथा बड़ा राज्य है। शिशु मृत्यु दर क्या दर्शाता है? तो यह वर्णित करता है उस विशेष वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष से कम आयु में मरने वाले बच्चों की संख्या के अनुपात को ही शिशु मृत्यु दर कहा जाता है। की जनगणना के अनुसार भारत का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो वह है बिहार। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य आपका उत्तर प्रदेश है, दूसरा महाराष्ट्र है, और तीसरा आपका बिहार है, चौथा है पश्चिम बंगाल। वायुमंडल के समताप मंडल परत में ओजोन क्षय निम्नलिखित में से किसके लिए उत्तरदायी माना जाता है? तो वह है आपका पृथ्वी की सतह तक पहुंचने वाले अल्ट्रावायलेट विकिरणों की वृद्धि को माना जाता है। कौन सा क्षेत्र क्षोभ मंडल समताप मंडल से अलग करता है? तो वह आपका है क्षोभ सीमा। आप जानते हैं कि हमारे वायुमंडल कई परतों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं किस मंडल को? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल के बाद जो अगला मंडल आता है उसे हम लोग कहते हैं समताप मंडल। समताप मंडल के बाद आता है मध्यमंडल। मध्यमंडल के बाद आता है बहिर्मंडल, और बहिर्मंडल के बाद आता है आपका बाह्य मंडल या आयन मंडल भी कहते हैं। इनमें से किस स्थान पर क्षोभ मंडल की घनत्व सबसे अधिक पाई जाती है? तो वह है भूमध्य रेखा पर क्षोभ मंडल का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है, और ध्रुवों पर इनका घनत्व सबसे कम होता है। तो क्षोभ मंडल जिसे ट्रोपोस्फीयर भी कहते हैं, तो जितनी भी मौसमी गतिविधियाँ, वर्षा, तूफान, आंधी इत्यादि सभी घटनाएं कहाँ देखने को मिलती हैं? झंझावात, बिजली का चमकना, तूफान आना, ये सब घटनाएं हमें क्षोभ मंडल में ही देखने को मिलती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया ओजोन परत की मोटाई को मापने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो वह है आपकी फ्लोरीन आधारित प्रशीतकों के उपयोग को कम करना। ओजोन परत की मोटाई मापने की सर्वाधिक उपयुक्त इकाई है। समुद्र तल की तुलना में अधिक ऊंचाई पर सांस लेना कठिन होता है, क्योंकि अधिक ऊंचाई पर वातावरण कम सघन होता है, इसलिए सांस लेने में मुश्किल होता है। निम्नलिखित में से कौन सी रेखा दिए गए वर्षों के दौरान ओजोन छिद्र के आकार में होने वाले परिवर्तनों का सर्वोत्तम ढंग से वर्णन करती है? तो वह आपकी है रेखा ए। इसका आकार बढ़ रहा है, लेकिन अब यह नहीं बढ़ रही है। जो रेखा ए दिखाई दे रहा है वो एक सीमा तक तो ये वृद्धि हुआ, उसके बाद फिर इसमें क्या हो रही है? गिरावट हो रही है। वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? आप सभी जानते हैं, बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। वायुमंडलीय की परत का सबसे घनत्व सबसे कम होता है। वायुमंडलीय के किस परत का घनत्व सबसे कम होता है? बहिर्मंडल का। सबसे ज़्यादा घनत्व मैंने अभी बताया क्षोभ मंडल का, सबसे कम किसका होता है? तो बहिर्मंडल का होता है।
निम्नलिखित कौन पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों के घटित होने के सही क्रम का प्रतिनिधित्व करता है? तो अभी जो क्रम मैंने आपको बताया वही क्रम बिल्कुल इसमें सुमेलित करना है कि सबसे पहले क्या आएगा, क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर आपका मध्य मंडल, आयन और बहिर्मंडल, यही क्रम आपका सही है। काल्पनिक रेखा या मानचित्र चार्ट पर ऐसी रेखा जो पानी की सतह जैसे समुद्र के पानी के नीचे समान गहराई वाले सभी बिंदुओं को जोड़ती है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे हम लोग आइसोबाथ के नाम से जाना जाता है। हिम की क्रिया के कारण अपरदन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निवेशन कहा जाता है। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता लगभग कितने प्रतिशत पाई जाती है? 0.003%। ये कई बार पूछा गया सवाल है, इसको ध्यान में रखना आप। तड़ित द्वारा वायुमंडल की कौन सी गैस स्थिर की जा सकती है? तो वो है नाइट्रोजन। अब बात करें कि वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है, तो नाइट्रोजन है सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस वायुमंडल में। लेकिन ब्रह्मांड में सर्वाधिक गैस कौन सी पाई जाती है? तो वो है हाइड्रोजन। और पृथ्वी जहाँ पर हम लोग रहते हैं यहाँ पर सर्वाधिक गैस कौन सी पाई जाती है? ऑक्सीजन। आद्य वायुमंडल कम हो रहा है क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु सक्रिय थे और अधिक संख्या में थे, इसलिए कम हो रहा है। शिली भवन शब्द इनमें से किस भौगोलिक घटक से संबंधित है? तो इसका संबंध है चट्टानों से, रॉक्स से संबंधित है शिली भवन का। पेट्रोलॉजी के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो वह है आपका कि यह शैलों की उत्पत्ति, संरचना, संगठन से संबंधित विज्ञान की एक शाखा है। और हम लोग कई 3 प्रमुख स्वरूपों में शैल या चट्टानों को पढ़ने वाले हैं। आग्नेय रॉक्स या आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, अवसादी चट्टान, और तीसरी हम लोग पढ़ेंगे कायांतरित या रूपांतरित चट्टान, जहाँ चट्टान का बिल्कुल काया बदल जाए, स्वरूप बदल जाए। तो इग्नस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, एग्नस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। तो कायांतरित को मेटामॉर्फिक कहते हैं। जलभृत क्या है? तो जलभृत का संबंध है कठोर चट्टानों की परतों के बीच भूमि जल का संचयन। निम्नलिखित में से कौन सा शैल का उदाहरण नहीं है? इनमें से दिए गए कौन चट्टान नहीं है? तो वो आपका है एस्फाल्ट। बाकी ग्रेनाइट, सिस्ट और बेसाल्ट चट्टान है, एस्फाल्ट नहीं है। गुरुत्वाकर्षण के प्रत्यक्ष प्रभाव के तहत चट्टान और मिट्टी के ढलान की गति को क्या कहा जाता है? तो इसे हम लोग बृहद क्षरण कहते हैं, मास वेस्टिंग कहा जाता है। एक चट्टान में नत वलयन को किस रूप में जाना जाता है? सिंक लाइन के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार की अवसादी चट्टान है? तो वो आपकी बलुआ पत्थर है। मैंने बताया 3 प्रकार की चट्टानें, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। आग्नेय चट्टान यानी एग्नस रॉक, सेडिमेंट्री यानी अवसादी चट्टान, और मेटामॉर्फिक यानी कायांतरित या रूपांतरित चट्टान। पिघले हुए मैग्मा से जमने वाली चट्टानों को क्या कहा जाता है? तो उसे हम लोग आग्नेय चट्टान कहते हैं। पृथ्वी के अंदर मौजूद गर्म चट्टानों के कारण भूमिगत जल, जिसका उपयोग करके जनरेटर के टरबाइन से बिजली पैदा की जा सकती है, वह आपकी है उच्च दाब पर भाप में बदल जाता है। कांगड़ा और कुल्लू घाटी भारत के किस राज्य में स्थित हैं? तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं और वहाँ की घाटियाँ हैं। और बात करें अगर हम लोग कि घाटी का मतलब है पहाड़ियों के, जो पहाड़ियों से बिल्कुल एकदम दुर्गम स्थानों पर 2 पहाड़ियों के बीच का जो स्थान होता है एकदम सतही, वो क्या निर्माण होता है? घाटी। इन घाटियों का निर्माण अक्सर किसके द्वारा होता है? नदियों के द्वारा या हिमस्खलन के द्वारा। इसके लिए कई कारण उत्तरदायी माने जाते हैं, पर उसमें नदी भी एक कारण माना जाता है जिसके द्वारा इसका निर्माण होता है। कुछ घाटियाँ मैं आपको बताऊँ कि जैसे कुछ प्रमुख घाटियाँ, जैसे उत्तराखंड में आपकी माना घाटी,
दारमा घाटी, जौहर घाटी, फूलों की घाटी खूब फेमस है, फूलों की घाटी आपकी उत्तराखंड में। ऐसे ही सिक्किम में कुछ घाटियां हैं, जैसे युमथांग घाटी, नाथांग घाटी, चांग घाटी, ये यहाँ पाए जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश में आपका मेचुका घाटी, दिबांग घाटी, लोहित घाटी और संगनी घाटी पाई जाती हैं। गारो खासी जयंतिया पहाड़ी भारत के किस भौतिक विभाजन का हिस्सा है? तो प्रायद्वीपीय पठार से ही अलग हुई हैं तीनों श्रेणियाँ। मेघालय पठार का हिस्सा मानी जाती हैं तीनों। गारो खासी जयंतिया मेघालय पठार में है, पर ये आरंभ में प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा हुआ करती थी। ध्रुवीय क्षेत्र के बाहर नुब्रा घाटी स्थित दुनिया के दूसरे सबसे लंबे ग्लेशियर का नाम क्या है? तो वह है आपका सियाचिन ग्लेशियर। जो भारत में सबसे ऊंचा ग्लेशियर बताया गया है सियाचिन ग्लेशियर, और ये दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थान भी है सियाचिन ग्लेशियर। तो सबसे ऊंचा हिमनद भी है सियाचिन, फिर बियाफो, बाल्टेरो, हिस्बर, ये सभी ग्लेशियर हैं यहाँ के। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला हिमालय पर्वत का भाग नहीं है? तो वह आपकी है महादेव, क्योंकि हिमालय पर्वत की श्रृंखलाएं जो हैं वो हैं आपकी काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल, ये सभी हिमालयी श्रृंखला हैं। महादेव जो है ये इसकी श्रृंखला नहीं है। हिमालय इनमें से किन दो नदियों के बीच में स्थित है? तो सतलज और काली नदी के बीच में स्थित है। हिमालय की सबसे बाहरी रेंज शिवालिक की ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई 900 से 1100 मीटर इसकी ऊंचाई पाई जाती है। निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित अनुदैर्घ्य घाटी को क्या कहा जाता है? तो इसे हम लोग दून कहते हैं। तो कहते हैं सबसे बड़ा दून आपका कौन है? देहरादून। बाकी इसके अलावा भी कई दून हैं, देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, पर सबसे बड़ा दून जो है देहरादून, और सबसे बड़ा द्वार जो है वो है आपका हरिद्वार। हिमालय के संबंध में कौन सा कथन गलत है? गलत कथन की पहचान करना है कि पटकाई पहाड़ियां लघु और शिवालिक के बीच स्थित हैं, यह कथन गलत है। पर्वतमाला दक्षिण में सतपुड़ा पर्वतमाला और दक्षिण पश्चिम में अरावली पर्वतमाला से घिरी हुई है, तो वह आपकी है विंध्याचल पर्वतमाला। दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन चलाने योग्य सड़कों में से एक हिमालय की चोटियों में एक पहाड़ी दर्रा है जो सिक्किम और चीन तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र को जोड़ता है। उस दर्रे को हम लोग जानते हैं नाथुला दर्रे के नाम से, जो सिक्किम में स्थित है। नाथुला और जिलेपला दर्रा यहीं पर है। चांसला दर्रा और बारालाचाला दर्रा ये दोनों कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। देओमाली चोटी निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? उड़ीसा में यह स्थित है। महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री के रूप में किसे जाना जाता है? तो हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वतमाला को महान या आंतरिक हिमालय के रूप में जाना जाता है, क्योंकि हिमालय को हम लोग 4 श्रेणियों में वर्गीकृत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ट्रांस हिमालय, फिर ग्रेट हिमालय, उसके नीचे मिडिल और ये शिवालिक। तो श्रेणियों के रूप में 4 रूपों में, और नदियों के आधार पे भी हिमालय को 4 स्वरूपों में विभाजित करके अध्ययन करते हैं। हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी शिवालिक है, जिसकी ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच है, और चौड़ाई इसकी कितनी बताई गई है? तो इसकी चौड़ाई बताई गई है 10 से 50 किलोमीटर के मध्य मानी जाती है। तारामती चोटी किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है तारामती चोटी। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत राज्य केंद्र शासित प्रदेश का सही सुमेल नहीं है? यानी गलत सुमेल की पहचान करना है, तो K2 हिमाचल प्रदेश, जो कि गलत है। K2 जो है वो पीओके क्षेत्र में पाया जाता है। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है K2, और K2 किस पर स्थित है? काराकोरम पर स्थित है। काराकोरम हिस्सा है किसका? तो ट्रांस हिमालय का। तो भारत में हिमालय के सबसे प्राचीनतम श्रेणी जो है वो ट्रांस हिमालय की भारत में 3 श्रेणियाँ, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। तो काराकोरम पर ही स्थित है K2, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। पहाड़ियों और जिस राज्यों में स्थित हैं के आधार पे कौन सा युग्म सुमेलित है? सही सुमेल है इसका
कैमूर पहाड़ी बिहार में पाई जाती है, यह इसका सही सुमेल है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य हिमालयी क्षेत्र में स्थित नहीं है? तो बिहार हिमालयी क्षेत्र में नहीं है, बल्कि बिहार मैदानी भाग में पाया जाता है। भारत में हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला घिरा हुआ है, तो यह घिरा हुआ है किस दिशा से? उत्तर पश्चिम से घिरा हुआ है हिंदुकुश पर्वत। दिए गए कॉलम में सही सुमेल करना है, तो सही सुमेल इसका है अरावली राजस्थान में, विंध्य रेंज जो है यह है आपका विंध्य रेंज का सुमेल है मध्य प्रदेश में, पश्चिमी घाट का जो सुमेल है वह आपका केरल और कर्नाटक में है, और हिमालय श्रेणी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में। भारत का अंडमान निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किस जल मग्न पर्वत माला का आपतित भाग है? तो वो है अराकान योमा, क्योंकि हिमालय का जो विस्तार है भारत में वो माना जाता है नंगा पर्वत से लेकर के नामचा बरवा तक। नामचा बरवा के बाद यह हिमालय उत्तर दक्षिण में पसरा है, जिसे हम लोग म्यांमार में अराकान योमा कहते हैं। इसी हिमालय को हम लोग म्यांमार में अराकान योमा कहते हैं। यही अराकान योमा बंगाल की खाड़ी में बड़े लंबी दूरी तक पसरा है, और इसी पर ऊंचा उठा भाग ही हमें जो आज दिखाई देता है उसे हम लोग अंडमान निकोबार कहते हैं। बाल्टोरो ग्लेशियर निम्नलिखित में से किस हिमालय की उप श्रेणी में स्थित है? तो आपका काराकोरम में। इसी काराकोरम पर ही सियाचिन, बियाफो, बाल्टेरो, हिस्बार जैसे बड़े ऊंचे ग्लेशियर पाए जाते हैं, और काराकोरम पर ही K2 स्थित है। इसी पर K3, K4 चोटियां भी पाई जाती हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियों को ब्लू माउंटेन के नाम से जाना जाता है? तो है नीलगिरी की पहाड़ी, जिसे हम लोग ब्लू माउंटेन भी कहते हैं। जूनागढ़ गुजरात की गिरनार पहाड़ियाँ आमों के लिए प्रसिद्ध हैं। कौन से? तो केसर आमों के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है? वह है आपकी K2, क्योंकि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी की अगर बात करें तो वह मानी जाती है माउंट एवरेस्ट। ये दुनिया की भी सबसे ऊंची चोटी है और हिमालय की भी सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, जिसे नेपाल में हम लोग किस नाम से जानते हैं? आप कमेंट करके बताओ। कामेट, नामचा बरवा, गुरला मानधाता किसके नाम हैं? ये सभी नाम जो हैं हिमालय पर्वत चोटियों के हैं, और इसे हम लोग जनजातियों के नाम पर रखी गई हैं ये सभी नाम। तिब्बत का पठार एक सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है अंतरा पर्वतीय पठार का। तो जब पठार दो पर्वतों के बीच में या मध्य में पठार जो पाए जाते हैं, पठार दो पर्वतों के मध्य में जो पठार पाए जाते हैं उन्हीं को हम लोग अंतरा पर्वतीय पठार कहते हैं। दीफू दर्रा अवस्थित है, इसकी स्थिति है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर? तो दीफू दर्रा आपका अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। काराकोरम दर्रा पर्वतीय दर्रा है जो भारत और चीन के बीच स्थित है। किसके करीब यह पाया जाता है? कारगिल के समीप में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय पर्वतीय दर्रा नहीं है जो उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है? तो वह आपका है सिपकीला दर्रा। तो माना, नीति, लेपुलेख ये सब उत्तराखंड में है। सिपकीला, रोहतांग पास, बाड़ा लाचाला ये सभी दर्रे आपके हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में कैलाश पर्वत स्थित है? तो कैलाश पर्वत तिब्बत में स्थित है, और ये हिस्सा है किसका? ट्रांस हिमालय का। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ मिलती हैं कहाँ? नीलगिरी पे। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? दोदा बेट्टा, और दूसरी ऊंची चोटी है माँ कृति। जब बड़े क्षेत्र टूटकर लंबवत विस्थापित हो जाते हैं तो किस प्रकार के पर्वतों का निर्माण होता है? उन्हें हम ब्लॉक पर्वत कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लॉक पर्वत। यानी कुछ संरचना ऐसी बन जाती है इनकी, तो इसे हम लोग कहते हैं ब्लॉक पर्वत के नाम से जाना जाता है। भारत के किस राज्य को रोलिंग हिल्स
की भूमि के नाम से जाना जाता है, तो वो है आपका मिजोरम। हिंदू कुश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तिरिचमीर है हिंदू कुश की सबसे ऊंची चोटी। हिमालय पर्वत का वह भाग जो तिस्ता और दिहांग नदी के बीच स्थित है उसे क्या कहा जाता है? असम हिमालय के नाम से जानते हैं। मैंने बताया कि नदियों के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण 4 रूपों में किया गया है। साल्टोरो कांगड़ी चोटी निम्नलिखित में से किस सीमा पर स्थित है? तो यह है भारत और पाकिस्तान के सीमा पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत और चीन और म्यांमार का त्रिजंक्शन बनाता है? तो उस दर्रा है आपका दीफू दर्रा, जो ट्रायंगल पास के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस स्थान को इसके दर्रों के साथ गलत तरीके से जोड़ा गया है? यानी गलत सुमेल की पहचान करना है। तो गलत सुमेल है आपका जिलेपला जास्कर, जो गलत है। जिलेपला आपका दर्रा कहाँ है? सिक्किम के पास में है। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी घाटी का स्थानीय नाम नहीं है? तो है आपका तमिलनाडु में इलायची पहाड़ी, जो कि गलत है। प्रसिद्ध हिल स्टेशन कोडाई कनाल कहाँ पर स्थित है? यह पलानी पहाड़ियों में पाया जाता है और वहीं पर स्थित है। पर्वतमाला व्यवहारिक रूप से उत्तर और दक्षिण भारत के बीच की सीमा का निर्माण करता है, उसे वो कौन सी है? विंध्य श्रेणी, जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत के मध्य जल विभाजक का भी कार्य करती है, विंध्य श्रेणी। हिमालय पर्वतमाला को किसमें विभाजित किया गया है? तो इसे विभाजित किया गया है हिमालय, हिमाद्री और शिवालिक के रूप में। इनमें से कौन सी भारत और चीन के मध्य 3 व्यापारिक जांच चौकियों में शामिल नहीं है? तो वह आपका है नाथुला दर्रा, जिसे जांच चौकी में शामिल नहीं किया गया है। हैदराबाद शहर किस पठार में स्थित है? तो यह दक्कन के पठार का हिस्सा माना जाता है। तो यह प्रायद्वीपीय पठार में ही दक्कन का पठार पाया जाता है, पश्चिमी घाटी क्षेत्र में। उत्तर से दक्षिण की ओर हिमालय की निम्नलिखित श्रेणियों का सही क्रम सुमेलित करना है आपको। उत्तर से दक्षिण के क्रम में हिमालयों की सही श्रेणियों का सुमेल करना है। तो मैंने आपको बताया सबसे ऊपर क्या है? काराकोरम, फिर है आपका लद्दाख, फिर आपका है जास्कर और उसके बाद पीर पंजाल। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। लूनी नदी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है? तो ये राजस्थान की बड़ी मशहूर नदी है, आप सुने भी होंगे इसका नाम। ये अरावली श्रेणी से निकलती है, भारत की और दुनिया की सबसे प्राचीनतम बलित पर्वत श्रेणी है अरावली, जिसकी सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। और इसी गुरु शिखर पर कौन सा जैन मंदिर स्थित है, मुझे बताएं। दक्षिण पश्चिम भारत के पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक महत्वपूर्ण पर्वतीय दर्रा है जो नीलगिरी पहाड़ियों को उत्तर और अनाई मलाई पहाड़ियों को दक्षिण से जोड़ता है? तो वह आपका है पलक्कड़ दर्रा के नाम से जाना जाता है। टैगोर पहाड़ी झारखंड के किस जिले में स्थित है? रांची जिले में स्थित है। उदगमंडलम इनमें से हिल स्टेशन का दूसरा नाम क्या है? तो इसी को हम लोग ऊटी के नाम से जानते हैं, जो तमिलनाडु में स्थित है। दक्षिण भारत के किस राज्य में जवादी और शिवराय पहाड़ियाँ स्थित हैं? तमिलनाडु में स्थित हैं ये। केरल का पालघाट दर्रा और पालघाट दर्रे को जोड़ता है कोयम्बटूर। क्या जोड़ता है? कोयम्बटूर। सेनकोटा दर्रा मदुरै को किससे जोड़ रहा है? तो यह जोड़ता है कोट्टायम को, मदुरै से जोड़ता है। यह दर्रा जम्मू कश्मीर की जास्कर सीमा में है। श्रीनगर से लेह तक सड़क मार्ग इससे होकर गुजरता है। यह सिंधु नदी द्वारा बनाया गया है। ये कौन सा दर्रा है, इसकी पहचान करें। तो वो है जोजिला दर्रा। निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में किसके सबसे ऊंचे पर्वत गुरु शिखर के नाम से जाने जाते हैं? तो अभी मैंने बताया अरावली का सबसे ऊंचा जो शिखर है उसे कहते हैं गुरु शिखर, जो कहाँ पर है? राजस्थान में। और इसी पर
यहीं पर माउंट आबू पर्वत है, उसी पर श्रेणी है, और यहीं पर आपका एक बड़ा प्रसिद्ध जैन मंदिर स्थित है, जिसे आपको कमेंट करके बताना है। एंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? तो एंडीज पर्वत श्रृंखला जो पाई जाती है वो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, और दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला की अगर हम लोग बात करते हैं तो उसमें आपकी कौन सी है? एंडीज ही है, जो दक्षिण अमेरिका के 7 देशों में इसका विस्तार है पाया जाता है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है अकानकागुआ। भारत एकमात्र पुष्टि सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? जो अंडमान और निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर से लगभग 135 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है, तो वह आपका है बैरन द्वीप पर। किस सक्रिय ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? स्ट्राम्बोली को कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है? तो वह आपका है हवाई में मौना लोवा। निम्नलिखित में से कौन सबसे तेज भूकंपीय तरंगे हैं? प्राथमिक तरंगे। भूकंपीय 3 तरंगे बताई गई हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीय, PSL तरंगे बताई गई हैं। उत्तर पूर्वी प्रशांत और उत्तरी अटलांटिक में उत्पन्न होने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? हरिकेन। देखो, इन चक्रवातों की अगर हम लोग बात करते हैं, जिन्हें भारत में चक्रवात कहते हैं, उसे ऑस्ट्रेलिया में बिली बिली कहते हैं। उसे ऑस्ट्रेलिया में क्या कहते हैं? बिली बिली। उसे यूएसए में क्या कहते हैं? हरिकेन कहते हैं। उसे चीन व जापान में टाइफून या टाइफू कहते हैं। टाइफून या टाइफू कहते हैं। और उसी को फिलीपींस में बागियो कहते हैं। क्या कहते हैं? फिलीपींस में बागियो के नाम से जाना जाता है। कौन सी भूकंपीय तरंगों में अनुप्रस्थ का विस्थापन शामिल होता है? तो वो तरंगे आपकी हैं S तरंगे। उड़ीसा को अधिकतर किसके कारण प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है? तो वह आपका है चक्रवात के कारण। अभी हाल में ही यहाँ पर दाना चक्रवात आया है, जो बड़ा भयंकर तबाही मचाया था। हाल में के दिनों में सबसे विनाशकारी ज्वालामुखियों में से एक किलायू ज्वालामुखी रहा है। यह कहाँ पर स्थित है? तो हवाई द्वीप अमेरिका में स्थित है। भारत दक्षिण एशिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है, जो पृथ्वी के भूक्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग में ये विस्तृत है? 2.3% भाग में विस्तृत है। भारत अपने 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के साथ विश्व क्षेत्र का 2.4% है, और यह विश्व का सबसे बड़ा देश है, 7वां सबसे बड़ा देश है भारत क्षेत्रफल में। स्कैंडिनेविया एक सांस्कृतिक क्षेत्र है जो निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस महाद्वीप में पाया जाता है? तो यह यूरोप महाद्वीप में पाया जाता है। सबसे विकसित महाद्वीप यूरोप है, और दूसरा छोटा महाद्वीप भी आपका यूरोप ही है। दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों में से एक राजाओं की घाटी कहाँ पर स्थित है? मिस्र में। तो मिस्र को नील नदी का वरदान भी कहते हैं। सेंटोस बंदरगाह, जिसे दुनिया में कॉफ़ी पोर्ट के रूप में जाना जाता है, यह कहाँ पर स्थित है? ब्राज़ील में। सापोलो और सेंटोस, इसी के मध्य कॉफ़ी रेलवे का निर्माण भी किया गया है। अमेजन वर्षा वन, जिसे पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, ये कहाँ स्थित है? दक्षिण अमेरिका में स्थित है। निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला को एशिया और यूरोप के मध्य सीमा माना जाता है? वो है यूराल पर्वत श्रृंखला। मालदीव गणराज्य, जिसे मालदीव में भी कहा जाता है, उत्तर मध्य में एक स्वतंत्र द्वीप देश है, तो वह आपका है हिंद महासागर का। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल फॉल्स कहाँ पर स्थित है? तो इसकी स्थिति है वेनेजुएला में। ये कैरेबो या च्यूरिन नदी पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह एशिया में स्थित नहीं है? तो दिए गए विकल्प में रॉटरडम जो है ये यूरोपीय बंदरगाह है। एप्लासियन पर्वतीय क्षेत्र किस महाद्वीप में पाया जाता है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पाया जाने वाला पर्वत है एप्लासियन। स्वेज नहर के माध्यम से भूमध्य सागर जुड़ा है। लाल सागर से स्वेज नहर जुड़ने से, स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोपीय व्यापार की दूरी लगभग 7000 किलोमीटर की कम हो गई है। ट्रांस साइबेरियन रेलवे निम्नलिखित में से किस देश की परियोजना है? तो यह परियोजना है रूस की।
प्रसिद्ध बरमूडा ट्रायंगल कहाँ पर स्थित है? इसकी स्थिति पाई जाती है अटलांटिक महासागर में, दूसरा बड़ा महासागर है। निम्नलिखित में से कौन सा फिशिंग ग्राउंड लेब्राडोर धारा और गल्फ स्ट्रीम के संगम पर स्थित है? तो वह आपका है न्यूफाउंडलैंड। न्यूफाउंडलैंड जो है यह उत्तरी अमेरिका का ही द्वीप है, द्वीपीय स्थिति है जो अटलांटिक महासागर में पसरा हुआ है। तो ये सेशन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। मित्र, मैंने इसमें बहुत कम व्याख्या इसलिए किया ताकि सेशन लंबा ना हो और प्रीवियस ईयर की जो एक मर्यादा है वो बनी रहे और आप जितना जल्दी हो सके प्रीवियस ईयर को कई बार आप इसको दोहरान कर सकें,